ओके, सप्लाई का मीनिंग देख रहे थे। सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये हमने खत्म किया लास्ट लेक्चर के अंदर। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ये रहा। क्या था ऊपर वाला सेक्शन? क्या था सेक्शन 7 1 ए? क्या था? ऐसा कहते हैं कि अगर आपने सप्लाई किया, कंसिडरेशन लिया, एंड in the course of business or furtherance of business, supply is done for a consideration in the course of business or furtherance of business, वो सप्लाई है। फिर सप्लाई अलग अलग नाम से किया गया हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है, जिसमें आपने सेल बोला हो, या आपने बार्टर बोला हो, या एक्सचेंज बोला हो, या ट्रांसफर बोला हो, या लीज बोला हो, रेंटल बोला हो, या डिस्पोजल बोला हो, या लाइसेंस बोला हो, कुछ भी, ये सब सप्लाई के अलग अलग फॉर्म्स है। देखा क्या जाएगा? अगर आपने कंसिडरेशन लिया है, अगर आपने कंसिडरेशन लिया है एंड बिजनेस के लिए है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है, तो सप्लाई है। दैट इज नथिंग बट सेक्शन 7 1A, जिसके लिए हमने लास्ट लेक्चर लिया। अभी क्या है? सेक्शन 7 1B। सेक्शन 7 1B एंड सेक्शन 7 1C, ये रहा। ठीक है, अब सेक्शन 7 1B क्या करेगा पता है? 7 1A को तोड़ेगा, 7 1A को तोड़ेगा। सेक्शन 7 1C भी क्या करेगा? ए को तोड़ेगा। तोड़ेगा मतलब यहां क्या बोल रहे थे? यहां ये कह रहे थे कि भाई कंसिडरेशन एंड बिजनेस या बिजनेस के फर्दरेंस के लिए। अब यहां क्या बोलेंगे कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, ध्यान से ना, आपने इंपोर्ट ऑफ क्या की? वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, ठीक है, विथ कंसिडरेशन। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है, अगर आपने कंसिडरेशन दिया है, ये जरूरी नहीं कि आप बिजनेस के लिए किया हो या बिजनेस के लिए ना भी किया हो। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो भी सप्लाई के अंदर आ जाएगा। आप देख रहे हो इसको तोड़ा, ये देखा, बिजनेस के लिए किया भी हो या बिजनेस के लिए ना भी किया हो, तो जो यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स था सेक्शन 7 1A में, तो 7 1B में तोड़ दिया गया। ये कहना चाहते हैं कि आपने बिजनेस के लिए किया भी हो या बिजनेस के लिए ना भी किया हो, तो भी ये सप्लाई हो जाएगा। अगर अगर किंतु अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की हो तो, एंड कंसिडरेशन पे किया है, तो वो सप्लाई के अंदर है। यही सेक्शन देख रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए ध्यान से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली, और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब लोकल सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, डोमेस्टिक सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई के मीनिंग में, सप्लाई के स्कोप में आ जाता है सेक्शन 7 1B। तो यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा सर कि इंपोर्ट किसे कहते हैं, है ना। कौन सी पेन से लिखो, इंपोर्ट किसे कहते हैं? तो इंपोर्ट किसे कहते हैं? इंपोर्ट किसे कहेंगे कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, मैं सर्विसेज बोल रहा हूं, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इंडिया में होना चाहिए, एंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज फॉरेन में होना चाहिए, ये फॉरेन कंट्री में होना चाहिए। यानी सप्लायर फॉरेन कंट्री में है, रेसिपिएंट इंडिया में है, और यहां से फ्लो सर्विस यहां आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? ये जरूरी नहीं है, सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाना चाहिए, सर्विसेज की डेफिनेशन में आना चाहिए। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रेसिपिएंट यहां होना चाहिए,
सप्लायर ऑफ सर्विसेज फॉरेन में होना चाहिए, एंड ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए आपने कंसीडरेशन दिया है, कंसीडरेशन दिया है। दूसरा, ये सर्विसेज इंडिया में जो ले रहा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले तो भी टैक्सेबल, अगर बिजनेस पर्पस के लिए ले तो भी टैक्सेबल, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए तो भी टैक्सेबल। ये हो गया, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब समझाया मैंने, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेना है। दूसरी बात बोल रहा हूँ सर्विसेज, सर गुड्स क्यों नहीं लेना है? अरे इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो कस्टम में टैक्सेबल होगा ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो कहां पे टैक्सेबल होगा? कस्टम में टैक्सेबल होगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज लेना है। कवर द स्कोप्स ऑफ सप्लाई, the term supply includes, see again they use the word includes, import of services for consideration whether or not in the course or furtherance of business, business के लिए किया भी गया हो या ना भी किया हो, अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है, हम सप्लाई माल देंगे, हमको तो टैक्स चाहिए, जीएसटी वाले बोलते हैं ऐसा है। सेक्शन 7(1)(b) के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है? It is applicable only for services, ऑब्जेक्टिव में संभालना, only for services, अंडरलाइन कर देना, यहाँ पे लिख देना ऑब्जेक्टिव, and not for goods, goods के लिए नहीं होना चाहिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए गुड्स के लिए। सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होना चाहिए, एंड सर्विस मे बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें इसका मतलब नहीं है। आपने इंपोर्ट किया सर्विसेज, कंसीडरेशन दिया, हमको जीएसटी चाहिए। This implies that import of services even for a personal consumption would qualify as a supply and therefore would be liable to tax, और इसलिए यहाँ पर टैक्स लगा देंगे, ठीक है। सर एक एग्जांपल हो जाए सर, एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपकी कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ जानते होगे कैटरीना कैफ को? कैटरीना कैफ को इंडिया में कहीं पे सोशल फंक्शन में जाना है, कोई सोशल फंक्शन है, मनाना है, इसके लिए उसको तैयार होना है। तैयार होने के लिए उसको ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज चाहिए, और ये ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज वो इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट करती है मतलब जो प्रोवाइड करने वाला बंदा था वो फॉरेनर है ना, ठीक है, समझ रहा है ना? देख रहे हो, कैटरीना कैफ को सोशल फंक्शन अटेंड करना है, पर्सनल पर्पस के लिए जाना है, कोई शादी में जाना है, कहीं और जाना है उसको, और उसको तैयार होना है। तैयार होने के लिए उसको तैयार होना है, और तैयार होने के लिए उसने क्या किया? ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज दी, फॉरेन ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज दी। अब ये क्या करेगी? इसको पेमेंट करेगी, कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना, पेमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सप्लाई। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या डिस्कस कर लिया अब तक? एक बार फिर से देख लेते हैं क्या डिस्कस किया। सेक्शन 7(1)(a), ठीक है, क्या कहता है? सप्लाई हुआ है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, वहां पे कंसिडरेशन दिया गया है, एंड बिजनेस के लिए किया गया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया गया है। 7(1)(b), बी क्या कहता है कि भाई सप्लाई तो हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, IOS, है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ है, इंडिया में सर्विसेज आई है, आपने कंसिडरेशन दिया हुआ है, बिजनेस के लिए हो तो भी, है ना, पर्सनल पर्पस के लिए हो तो भी। तो सेक्शन 7(1)(b) ने सेक्शन 7(1)(a) को तोड़ा। कहां से तोड़ा? बिजनेस के लिए हो भी और ना भी। चलिए अब आगे मूव करते हैं, सेक्शन 7(1)(c). अब ये क्या कहता है? अब ये फिर से 7(1)(a) को तोड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन है ही नहीं। सप्लाई हो रहा है दो लोगों के बीच में, लेकिन कंसिडरेशन है ही नहीं। हाँ, लेकिन बिजनेस के लिए किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो ये टूट रहा है, ये कंडीशन टूट रही है। ये कंडीशन जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे टूटी, जो ये कंडीशन यहाँ पे थी जो यहाँ पे टूटी, है ना। पहले तो बोल दिया हाँ सब कुछ होना चाहिए तो ही सप्लाई होगा, फिर बोला नहीं एक नहीं होगा तो भी सप्लाई होगा, फिर बी में बोला, सी में बोला एक नहीं होगा तो भी सप्लाई होगा। समझ रहे हो नहीं? कहा गया ना? आई थिंक समझ रहे हो।
तो सप्लाई हो रहा है, कंसिडरेशन नहीं है, हेलो, पैसे के बगैर भी, है ना, ये सप्लाई माना जा सकता है अगर वो बिजनेस के लिए किया गया हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया गया हो तो। सर इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 7(1)(c) को हम बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं सर इसको हम? डीम्ड सप्लाई। सप्लाई मान लिया जाएगा। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ उसके इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स, है ना, कुछ इसेंशियल्स उसके मिसिंग है, जैसे कंसिडरेशन यहाँ पे मिसिंग है, फिर भी सप्लाई मान लिया गया है, दैट इज कॉल्ड डीम्ड सप्लाई, है ना। जो आपको बताया गया है शेड्यूल 1 में, कहाँ बताया गया है? शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है। हेडिंग पढ़ते देखो, एक्टिविटीज बताई गई है स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज को लिस्ट आउट किया गया है, मेड या एग्रीड टू बी मेड, कर दी है या करने वाले हो, है ना, विदाउट कंसिडरेशन, सी कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है, covered in the scope of supply section 7(1)(c). The law provides that in certain activities, कुछ activities के अंदर ही, even though there is no consideration, the same would be treated as a supply. Such activities are listed in schedule 1. The same are as under activities में यहाँ बोला गया है, धीरे धीरे बारी बारी करके। चलिए फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर, सी कंडीशंस देखोगे आप यहाँ पे, जरूरी है वर्ड आए परमानेंट। परमानेंट ट्रांसफर किया गया हो, देखो आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सी द वर्ड ट्रांसफर। ऐसा नहीं बोल रहे परमानेंट सेल, क्योंकि जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना सेल, तो सेल के अंदर कंसिडरेशन आ जाता है, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रांसफर लिखना है, सेल नहीं लिखना है। परमानेंट एक्सचेंज भी मत लिख देना, ओ भैया क्या लिखोगे? परमानेंट ट्रांसफर का तो परमानेंट डिस्पोजल ऐसा बोलोगे, डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट, है ना। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स का आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, परमानेंट डिस्पोज कर दिया, सेल नहीं किया। हेलो, सेल नहीं किया, क्योंकि सेल के अंदर तो प्राइस मिलती है ना, पैसे मिलते हैं ना। आपने ट्रांसफर किया है, डिस्पोज किया है बिजनेस एसेट्स का। कौन सी एसेट हो सकती है भाई? आपका फर्नीचर हो सकता है ना, आपका एयर कंडीशन हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका स्टॉक हो सकता है, स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट where input tax credit has been availed। सबसे जरूरी चीज क्या है? आपने उस पे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड कर दिया था। ऑन सच एसेट्स, तो ऐसे केसेस के अंदर यहां पे बन जाने वाला है सप्लाई। सर जरा खुल के बताइए सर, देखिए सर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर खरीदा, एक बिजनेस है, बिजनेस क्या कर रहा है? फर्नीचर खरीद रहा है, फर्नीचर बेचने का उसका बिजनेस नहीं है, फर्नीचर उसको चाहिए, उसकी एसेट्स है। तो एंट्री क्या आती है? एंट्री आनी क्या चाहिए? फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री आती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मान लो उसने खरीदा 10,000 का। अब फर्नीचर परचेस करोगे, जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो आपने जीएसटी पे किया, उस पे जीएसटी पे किया। फॉर एग्जांपल आपने पे किया कितना पे किया? 1,000 फॉर एग्जांपल, एंड टू कैश एंड बैंक। टोटल आपके पास से गए 11,000, ठीक है। ओके सर, आपने सेल किया, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो आप उसको सेल करते हो, ठीक है। सर किसका बिजनेस करते हैं? फॉर एग्जांपल आप मोबाइल बेचते हो, मोबाइल आपने बेचा तो आपके लिए इनकम हो गई, है ना। तो आप उसकी एंट्री क्या पास करोगे? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। आपने 1,00,000 रुपए के मोबाइल बेचे फॉर एग्जांपल, ठीक है, बेचे, तो आपके पास से गुड्स आएगा टू सेल, बराबर है, एंड उस पर आपके पास टैक्स भी आएगा, है ना। तो सेल किया आपने 1,00,000 रुपए का, जिसपे आपके पास जीएसटी आया फॉर एग्जांपल 15,000, फॉर एग्जांपल 15,000 जीएसटी आया आपके पास। तो आपके पास आ कितने गए? 1,15,000, ठीक है ना, 1,15,000। क्लियर?
इसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट मतलब परचेस पे जो पे किया वो, इसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब होता ये है कि जब इसको टैक्स पे करने की बारी आती है ना, जब ये आउटपुट जीएसटी, इसकी लायबिलिटी कितनी बनती है? आउटपुट जीएसटी इसकी लायबिलिटी बनती है इसके लिए। अब ये बंदा क्या करेगा? उसके पास टैक्स आया कितना? 15,000 टैक्स आया है मोबाइल को बेचने से, 1,000 उसने टैक्स पे किया था फर्नीचर परचेस करने पे, वो माइनस करके 14,000 गवर्नमेंट को देने वाला है या देगा। ठीक है, अब ये जो आपने माइनस किया ना सर, इसको बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, आईटीसी अवेल्ड किया। अब आपने क्या किया है ना, जो फर्नीचर परचेस किया था जिसमें आपने आईटीसी मांगा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मांगा था, आपने लेस करके बाकी का डिफरेंस ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को दिया था, है ना? वो फर्नीचर जिसपे आपने आईटीसी मांगा था, आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया किसी को, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन तो बोलते हैं कि नहीं, ये सप्लाई में लिया जाएगा, उसको हम जीएसटी लेंगे। आपने जो पहले क्रेडिट मांगा था ना 1,000 का इनपुट में, हम वो क्रेडिट नहीं देंगे अभी आपको, जाओ आपने ऐसा किया। आई बात समझ में? हेलो, देखिए और एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल दूसरी पेन से लिखते हैं सर, एग्जांपल ब्लू से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार डीलर है, बोलो कार डीलर क्या बेचता होगा? कार डीलर क्या बेचता है? पानी पूरी नहीं, कार डीलर क्या बेचेगा? कार बेचेगा। अब वो कार डीलर क्या करता है, अपने पास जितनी भी कार है उसके शोरूम में, उसमें से एक कार निकाल देता है अपने यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस के लिए निकाल देता है एक कार। समझ में आया? यानी वो सेल नहीं करता है कस्टमर को, अपने लिए निकाल देता है। तो ये जो आपने जो कार आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज की है, या आपने परमानेंट ट्रांसफर, या परमानेंट होना चाहिए, याद रखना ये वर्ड, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया अपने आप को ही। अरे जब आपने कार परचेज की थी तो उस पर आपने आईटीसी मांगा ना, वो कार अपने आप को ट्रांसफर कर दी कंसिडरेशन के बगैर। इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। कार परचेज करते वक्त, अक्वायर्ड करते वक्त, तो आपके लिए स्टॉक हो गया ना, अक्वायर्ड करते वक्त, है ना, आपने जो आईटीसी मांगा था इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कैंसिल कर देंगे, अभी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हेलो, है ना? और एक एग्जांपल ले सकते हैं, देखो और एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ मर्चेंट है, एक क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़े बेचता है वो, और वो क्लॉथ मर्चेंट क्या करता है, उसमें से कुछ कपड़े अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर देता है। ये थोड़ी चलेगा भाई, है ना? आप कपड़े बेचते हो, आपने क्या कर दिया, क्लॉथ था, आपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। अब जो कपड़े आपने परचेस किए थे, इनपुट किए थे, आपने उस पे इनपुट टैक्स पे किया होगा, जिसका आपने क्रेडिट मांगा होगा। इसको आपने बेचा नहीं, उस पे जीएसटी आया नहीं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो आपने परचेस करते वक्त जो पे किया था, जिसका आपने क्रेडिट मांग लिया था, वो इन पे कैंसिल कर देगी। दैट इज ऑल अबाउट दिस मैटर। सिंपल, आई थिंक इनफ। So permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit आपने अवेल कर दिया हो वो। तो ये चीज यहाँ सब लिखी हुई है, एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करवा दिया मैंने आपको, सेक्शन 7(1)(a) हो गया, 7(1)(b) हो गया, एंड 7(1)(c) मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर सेकंड पॉइंट पे आया। अब सेकंड पॉइंट से दूसरे लेक्चर में जाएंगे। क्लियर? ठीक है, इतना मैंने जो साइड पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसकी नोट्स बना सकते हो, अलग से लिख सकते हो। ओके, सी यू।